वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ट्वेला थार्प की द क्रिएटिव हैबिट। हाँ, ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुझे लगता है क्रांतिकारी विचार पर आधारित है। बिल्कुल। कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं जो बस यूं ही आ जाती है। सही। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे रोज की मेहनत से, अनुशासन से आप बना सकते हैं, संवार सकते हैं। और यही चीज कई पुरानी धारणाओं को तोड़ती है ना, कि भाई क्रिएटिविटी तो बस कुछ खास लोगों के पास होती है। एग्जैक्टली। हमारी आज की जो चर्चा है वो एक डिटेल्ड बुक रिव्यू और उसकी व्याख्या पर आधारित है। तो हम सिर्फ मेन पॉइंट्स नहीं देखेंगे, हम उसके पीछे के जो गहरे मैसेज हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जो आज भी, मतलब इतने साल बाद भी उतने ही रेलेवेंट है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि कैसे हम सब अपनी क्रिएटिविटी को सिर्फ प्रेरणा के भरोसे ना छोड़ें, उसे एक आदत में ढालें, रेगुलर प्रैक्टिस में, और उस सोच को चैलेंज करें कि ये बस कलाकारों का काम है या कोई रहस्य है जो अचानक खुलता है। शायद सबसे बड़ा मिथ यही है कि क्रिएटिविटी बिजली की तरह कौंधती है और हमें उसका इंतजार करना है। हाँ, बैठे रहो कि कब इंस्पिरेशन आएगी। और थार्प इसे बिल्कुल खारिज करती हैं। वो कहती हैं क्रिएटिविटी तैयारी का नतीजा है, प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, तैयारी और अवसर का मेल है। ये काम करने से आती है, इंतजार करने से नहीं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं किताब के पहले चैप्टर के एक बहुत पावरफुल मेटाफर से, सफेद कमरा, व्हाइट रूम। हाँ, वो खालीपन का एहसास है ना। जब कोई नया काम शुरू करते हैं, वो एक खाली कैनवस या खाली पन्ना, एक डर सा लगता है। डर लगता है, बिल्कुल। लेकिन थार्प कहती हैं कि उसी खालीपन में अनंत संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी है। जरूरी ये नहीं कि आप क्या बना रहे हैं, जरूरी है कि आप शुरू करें, बस वो पहला कदम उठाना। और यहीं पर चैप्टर 2 में जो अनुष्ठान या रिचुअल्स की बात है वो बहुत अहम हो जाती है। रिचुअल्स मतलब रोज की छोटी छोटी आदतें। हाँ, वो आदतें जो हमें क्रिएटिव मोड में जाने का एक तरह से सिग्नल देती हैं। जैसे थार्प का अपना उदाहरण, सुबह 5:30 बजे उठना, टैक्सी बुलाना, जिम जाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है, वो कहती है कि असली रिचुअल जिम जाना नहीं था, बल्कि वो टैक्सी बुलाना था। एग्जैक्टली। वही उनके दिमाग को सिग्नल था, ओके अब काम शुरू। ये दिखाता है कि ये आदतें हमें बांधती नहीं है, वो एक लॉन्च पैड देती हैं उड़ने के लिए। बिल्कुल, दिमाग को ट्रेन करती हैं। और इसे हम चैप्टर 5 के बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, वो बॉक्स वाला आइडिया जिसमें वो हर प्रोजेक्ट के लिए एक सचमुच का गत्ते का डिब्बा रखती थी। हाँ, जिसमें उस प्रोजेक्ट से जुड़ा सब कुछ, नोट्स, स्केच, तस्वीरें, कोई भी चीज जो इंस्पायर करे, वो सब इकट्ठा करती थी। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है एक डिब्बा, पर इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, ये एक पैराडॉक्स जैसा है। हम सोचते हैं क्रिएटिविटी के लिए पूरी आजादी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं। हाँ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन थार्प का ये बॉक्स आइडिया दिखाता है कि कैसे सीमाएं तय करना, एक स्ट्रक्चर बनाना असल में हमारे दिमाग को फोकस करने में मदद करता है। अच्छा, मतलब बिखराव से बचाता है। हाँ, जब एक दायरा होता है तो आप उसके अंदर ज्यादा गहराई से काम कर पाते हैं। ये असल में आजादी देता है, उसे छीनता नहीं। समझ गया। तो ये जो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर है, ये क्रिएटिविटी के दुश्मन नहीं, हेल्पर हैं। बिल्कुल। जैसे वो बिथोवन वाला उदाहरण भी था ना स्रोत में, रोज सुबह ठीक 60 कॉफी बीन्स गिनकर कॉफी बनाना। हाँ, शायद वो छोटी सी आदत उनके लिए दिन की क्रिएटिव लय सेट करती थी, एक सिग्नल, दिमाग को तैयार करना। बिल्कुल। और ये तैयारी सिर्फ बाहरी आदतों की नहीं है, ये हमें अगले इम्पोर्टेंट हिस्से पर लाती है, खुद को जानना, अपनी सामग्री को जानना। ओके। चैप्टर 3 में थार्प क्रिएटिव डीएनए की बात करती हैं, हमारी जो एक नेचुरल क्रिएटिव टेंडेंसी होती है। क्रिएटिव डीएनए मतलब ये समझना कि हम किस तरह के क्रिएटिव इंसान हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस क्या है, क्या पसंद है क्या नहीं। जैसे क्या हम मिनिमलिस्ट हैं या मैक्सिमलिस्ट। हाँ, या हम प्लानिंग से काम करते हैं या बिल्कुल अचानक, कौन से थीम्स हमें बार बार अपील करते हैं, कौन से टूल्स हमें नेचुरल लगते हैं, हमारी कौन सी सेंस ज्यादा हावी है, हम कौन सी गलतियां दोहराते हैं। और हमारी क्रिएटिव वंशावली क्या है, मतलब किन लोगों ने हमें इन्फ्लुएंस किया। एग्जैक्टली। थार्प कहती हैं ये सेल्फ अवेयरनेस, ये आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें उन रास्तों पर जाने से बचाती है जो हमारे लिए है ही नहीं। तो टाइम और एनर्जी बचती है। बिल्कुल, आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। तो ये क्रिएटिव डीएनए को समझना एक तरह से खुद को ऑप्टिमाइज करना हुआ। हाँ, और फिर चैप्टर 4 में मेमोरी यानी स्मृति को एक क्रिएटिव रिसोर्स की तरह देखने की बात है।
ये सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? थार्प मेमोरी को एक एक्टिव टूल किट की तरह देखती हैं। वो अलग अलग तरह की मेमोरीज की बात करती हैं, जैसे मसल मेमोरी। हाँ, जो डांसर या म्यूजिशियन के शरीर में होती है। बिल्कुल। फिर सेंसरी मेमोरी, जो गंध या स्वाद से जुड़ी हो। वर्चुअल मेमोरी, जो हमने पढ़ा या देखा है। और एंशिएंट मेमोरी, जो हमारी कल्चरल या कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। और थार्प का सुझाव है कि हम इन सब मेमोरीज को एक्टिवली यूज करें। हाँ, उन्हें खंगालें, उनसे आइडियाज निकालें। जर्नलिंग का आइडिया शायद इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम यादों को कैप्चर कर सकें और बाद में उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। एग्जैक्टली। जैसे वो मिखाइल बेरेशनिकोव का उदाहरण था, कैसे सालों बाद भी उनकी बॉडी मुश्किल डांस मूव्स याद रखती थी। वो मसल मेमोरी है। कमाल है। तो ये यादों को खंगालना, ये चैप्टर 6 के स्क्रैचिंग वाले आइडिया से जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल। स्क्रैचिंग मतलब प्रेरणा के लिए एक्टिवली खोजना, खरोचना, पैसिवली वेट करने के बजाय। बिल्कुल उसके उलट। तो ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल खोज यात्रा है, एक स्कैवेंजर हंट। दुनिया को एक अलग नजर से देखना। हाँ, अपने आसपास की दुनिया से, दूसरी आर्ट फॉर्म से, साइंस से, कहीं से भी आइडियाज उठाना, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। जैसे थार्प ने आर्किटेक्चर पर डॉक्यूमेंट्री देखकर डांस के लिए आइडियाज निकाले। सही। ये दिखाता है कि इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, बस हमें आंखें और दिमाग खुला रखना है और एक्टिवली ढूंढना है। ठीक है, तो हमने तैयारी, अनुशासन, सेल्फ नॉलेज और एक्टिव इंस्पिरेशन हंटिंग की बात की, लेकिन क्रिएटिव प्रोसेस हमेशा स्मूथ तो नहीं होता। गलतियां होती हैं, चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती। हाँ, और यही चैप्टर 7 एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं की बात करता है। और थार्प का नजरिया यहाँ भी काफी पॉजिटिव है ना? बहुत। वो कहती हैं कि गलतियां या एक्सीडेंट्स असल में मौके हो सकते हैं अगर हम उन्हें सही तरह से देखें। वो हमें नई दिशाओं में ले जा सकते हैं। यहीं पर वो उप्स फाइल का आइडिया आता है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां आप अपने रिजेक्टेड, फेल हुए या अधूरे आइडियाज को सहेज कर रखते हैं। क्या पता कब कोई पुराना आइडिया नए कॉन्टेक्स्ट में काम आ जाए। ये वैसा ही है जैसे पहले ड्राफ्ट को गंदा होने देना, परफेक्शन का प्रेशर शुरू से न लेना। बिल्कुल। मुझे ये उप्स फाइल का आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या उन आइडियाज को संभालना मुश्किल नहीं जिन्हें हमने खुद रिजेक्ट किया हो? थोड़ा ईगो अड़े आ सकता है। आ सकता है। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। थार्प मानती हैं कि ईगो क्रिएटिविटी का दुश्मन है। उप्स फाइल रखने के लिए विनम्रता चाहिए, ये मानना कि ठीक है, अभी ये काम नहीं कर रहा, पर शायद बाद में करेगा। प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा महत्व देना। हाँ, और इसी प्रोसेस को एक दिशा देने के लिए चैप्टर 8 में स्पाइन की अवधारणा आती है। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, इसका क्रिएटिव काम में क्या मतलब? स्पाइन मतलब वो सेंट्रल आइडिया, वो प्रिंसिपल या वो इमोशनल कोर जो पूरे काम को एक साथ बांधता है, वो धागा जो सारे मोतियों को पिरोता है। अच्छा, जिसके बिना काम बिखरा हुआ लगेगा। हाँ, इनकंसिस्टेंट, दिशाहीन। थार्प अपने म्यूजिकल मूविंग आउट का उदाहरण देती हैं, जो बिली जोएल के गानों पर बेस्ड था। हाँ, मैंने पढ़ा था। उस शो की स्पाइन बिली जोएल का म्यूजिक और उसके पीछे की भावनाएं थी। हर डांस स्टेप, हर सीन उसी सेंट्रल फीलिंग से जुड़ा था। तो एक मजबूत स्पाइन होने से डिसीजन लेना आसान हो जाता है, क्या रखना है, क्या हटाना है। एग्जैक्टली, सब कुछ उस सेंट्रल आइडिया के रेफरेंस में तय होता है। ये क्लैरिटी देता है। लेकिन एक मजबूत स्पाइन होना और उसे एग्जीक्यूट करना, इसके लिए स्किल भी तो चाहिए। जैसा चैप्टर 9 में कहा गया है, सिर्फ आइडिया काफी नहीं है। निश्चित रूप से अपने क्राफ्ट में, अपने हुनर में मास्टरी हासिल करना बेहद जरूरी है। थार्प कहती हैं टैलेंट बिना स्किल के सिर्फ केओस है, अराजकता। आपके पास दुनिया का बेस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर उसे एक्सप्रेस करने का हुनर नहीं है तो वो बेकार है। थार्प खुद क्लासिकल बैले में ट्रेंड थी और उसी मजबूत फाउंडेशन ने उन्हें मॉडर्न डांस में इनोवेशन करने का कॉन्फिडेंस और बेस दिया। तो यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात है, लगातार स्किल को निखारना। हाँ, लगातार। और इस सफर में असफलताएं भी आएंगी, फेलियर। चैप्टर 11 इसी मुश्किल टॉपिक को एड्रेस करता है। फेलियर, इसे कैसे देखें? ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग हो सकता है। हो सकता है, लेकिन थार्प फेलियर को एंड नहीं मानती, वो इसे प्रोसेस का हिस्सा मानती हैं, एक जरूरी फीडबैक। मतलब ये हमें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। हाँ, और कहाँ सुधार की जरूरत है। वो अपने फेल हुए ब्रॉडवे शो द कैथरीन व्हील का उदाहरण देती हैं और बताती हैं
कि उस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा। सबसे जरूरी है बिना ईगो के प्रोजेक्ट के बाद ईमानदारी से उसका एनालिसिस करना। क्या सही हुआ, क्या गलत, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, सैमुअल बेकेट का वो फेमस कोट याद है, ट्राई अगेन, फेल बेटर। हाँ, फिर कोशिश करो, फिर असफल हो, पर बेहतर तरीके से असफल हो। एग्जैक्टली, असफलता से सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये फेल बेटर सुनना आसान है, पर करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, और इसीलिए थार पूरी किताब में डिसिप्लिन और प्रोसेस पे इतना जोर देती हैं। जब आपकी आदतें मजबूत होती हैं तो आप फेलियर से जल्दी रिकवर करते हैं और वापस काम पर लग जाते हैं। और यहीं से हम अगले मुद्दे पर आते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक या ठहराव से निपटना। चैप्टर 10 रट्स और ग्रूव्स के बीच का फर्क समझाता है। हाँ, रट्स यानी लीक या ठहराव और ग्रूव्स यानी लय या प्रवाह। ये फर्क क्या है? दोनों में ही दोहराव सा लगता है, लेकिन फीलिंग और नतीजा बिल्कुल अलग है। ग्रूव में होना मतलब आप फ्लो में हैं। दोहराव आपको स्पीड और एनर्जी दे रहा है, आप आसानी से काम कर पा रहे हैं। और रट में होना मतलब आप अटक गए हैं। वहीं प्रोसेस बोरिंग, थकाऊ और बेजान लग रहा है। आप काम तो कर रहे हैं पर उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं है। और इसके लक्षण पहचानना जरूरी है, जैसे एनर्जी कम लगना, बासी आइडियाज आना। हाँ, प्रोसेस से बोरियत होना, और कई बार हम एक आरामदायक ग्रूव को रट समझ लेते हैं या डिसिप्लिन के नाम पर रट में फंसे रहते हैं। सही कहा। तो इससे बाहर कैसे निकले? थेरेपिस्ट के लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल और कभी-कभी मजेदार तरीके बताती हैं। जैसे अपना मीडियम बदल देना। अच्छा, जैसे अगर लिखते हैं तो पेंट करें। हाँ। या माहौल बदलें, कहीं और जाके काम करें, किसी नए इंसान के साथ कोलैबोरेट करें। नया पर्सपेक्टिव मिलता है उससे। बिल्कुल। या फिर अपने लिए अजीब सी सीमाएं तय करें, जैसे सिर्फ 3 रंग यूज करके पेंटिंग बनाना, या बिना शब्दों के कहानी लिखना। हाँ, या जो आप हमेशा करते हैं उसका ठीक उल्टा करें। ये सब हमारे मेंटल पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करता है। थाप कहती हैं, रट को एक सिग्नल की तरह देखो कि अब कुछ बदलने का, कुछ नया सीखने का टाइम है। ये सारी छोटी छोटी आदतें, प्रोसेस और चैलेंजेस से निपटने के तरीके, ये सब मिलके एक लंबी यात्रा बनाते हैं। और किताब का आखिरी चैप्टर 12 इसी लॉन्ग रन की बात करता है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी कोई स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। इसके लिए सिर्फ शुरू का जोश नहीं चाहिए। नहीं, इसके लिए स्टैमिना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी चाहिए और एक लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी चाहिए, सीखते रहने की इच्छा। थाप खुद इसका परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने दशकों तक अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखा, उसे इवॉल्व किया। ये लगातार आदतों को मेंटेन करने, बदलते समय के साथ ढलने और सीखना कभी बंद ना करने के बारे में है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब का निचोड़ क्या है, इसका कोर मैसेज? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि डिसिप्लिन और फ्रीडम ये दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अनुशासन क्रिएटिविटी की नींव है। दूसरा, क्रिएटिविटी कोई मिस्ट्री नहीं बल्कि एक मसल है जिसे रोजाना ट्रेन करने की जरूरत है। और तीसरा, इंस्पिरेशन का इंतजार करना सबसे बड़ा मिथक है। असली काम शुरू करने और प्रोसेस में बने रहने से होता है। बहुत अच्छे से समाप्त किया। तो इस पूरी बातचीत से अगर सुनने वालों के लिए 5 की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? हाँ, मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट सबसे अहम है। 1, पहला, क्रिएटिविटी एक आदत है। इसे रोज के रिचुअल्स और डिसिप्लिन से बनाया जा सकता है। इंतजार छोड़ो, काम शुरू करो। ओके। 2, दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अपना क्रिएटिव डीएनए समझो, आपकी ताकत, कमजोरियां पसंद, ताकि आप ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें। राइट। 3, तीसरा, स्ट्रक्चर आजादी देता है। थॉर्प के बॉक्स की तरह सीमाएं और ढांचा फोकस और गहराई लाते हैं, बिखराव से बचाते हैं। 4, चौथा, गलतियां और फेलियर जरूरी हैं। ये अंत नहीं बल्कि सीखने और सुधरने के मौके हैं। उप्स फाइल और फेल बेटर का नजरिया अपनाएं। महत्वपूर्ण है। 5 और पांचवा, ये एक लंबी दौड़ है। क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए एनर्जी मैनेज करना, रट से बचना, स्किल निखारना और लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी रखना जरूरी है। ये टेकअवेज आज के समय में भी, मतलब इतने साल बाद भी बहुत रेलेवेंट लगते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिविटी के ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करते हैं, जो टेक्नोलॉजी बदलने से नहीं बदलता,
स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिविटी, सेल्फ डिसिप्लिन, रेजिलियंस, इनकी जरूरत हमेशा रहेगी। खासकर आज एआई के युग में। हाँ बिल्कुल, एआई के युग में जहां मशीनें पैटर्न पहचान सकती हैं, कंटेंट बना सकती हैं, थाप के सिद्धांत और भी जरूरी हो जाते हैं। कैसे? एआई तो मदद कर सकता है क्रिएटिव काम में, फिर इन आदतों की क्या जरूरत? देखिए, एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ आउटपुट जनरेट करना नहीं है, उसमें इंटेंशन होता है, एक पर्सनल पर्सपेक्टिव, क्रिएटिव डीएनए होता है, एक सेंट्रल आइडिया, स्पाइन होता है, और फेलियर से मानवीय तरीके से सीखना होता है। अच्छा, एआई आपकी मदद कर सकता है स्क्रैचिंग में, आइडियाज जनरेट करने में, लेकिन आपकी क्रिएटिव आदतें, आपकी गहरी समझ, आपके काम का मकसद, ये सब तो इंसान ही लाएगा ना। थार्प की सिखाई आदतें हमें एआई के साथ और एआई के बावजूद बेहतर और ज्यादा मीनिंगफुल काम करने में मदद कर सकती हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो ये किताब सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम में, अपनी लाइफ में ज्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव होना चाहता है। चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो, एजुकेशन हो। हाँ, या रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग ही क्यों ना हो, क्रिएटिव थिंकिंग एक ह्यूमन कैपेसिटी है और ये किताब उसे जगाने और संवारने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। इस किताब और इस पूरी चर्चा पर आधारित ये गहन पड़ताल वाकई आंखें खोलने वाली रही। मेन आइडिया यही कि क्रिएटिविटी का दरवाजा सबके लिए खुला है, बस उसे आदत की चाबी से खोलना है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जो आज की बातचीत से ही निकला है। हाँ, अपनी खुद की क्रिएटिव डीएनए या रचनात्मक प्रकृति के बारे में सोचते हुए, जैसा हमने डिस्कस किया, थॉर्प की आदत बनाने की रणनीतियों में से कौन सी एक स्ट्रैटेजी आपके अगले क्रिएटिव काम के लिए सबसे पावरफुल पहला कदम हो सकती है, चाहे वो काम किसी भी रूप में हो? कोई नया प्रोजेक्ट, कोई हॉबी या रोज की कोई चुनौती। हाँ, या इसे व्हाइट रूम वाले आइडिया से जोड़कर सोचें। अगर आप क्रिएटिविटी को किसी मिस्ट्री या इंस्पिरेशन के बजाय एक आदत की तरह देखना शुरू करते हैं, तो अगली बार जब आप किसी खाली पन्ने, खाली स्क्रीन या खाली जगह का सामना करेंगे, तो आपका नजरिया कैसे बदल सकता है? सोचने के लिए बेहतरीन सवाल। उम्मीद है आज की ये बातचीत सुनने वालों को अपनी क्रिएटिव आदतों पर सोचने और शायद उन्हें बनाने या सुधारने के लिए प्रेरित करेगी। उम्मीद तो यही है। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।